नमस्कार। आज की बात की शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से। 9,000 करोड़ रुपए के डिफॉल्टर विजय माल्या को आज लंदन में अरेस्ट कर लिया गया। माल्या लंदन में अपने बंगले में बैठकर फॉर्मूला 1 रेस देखने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन सुबह सुबह उनके दरवाजे पर पुलिस ने दस्तक दी। भारत के रिक्वेस्ट पर आज विजय माल्या को गिरफ्तार किया गया। स्कॉटलैंड यार्ड ने उन्हें अरेस्ट किया और फिर माल्या को कोर्ट में पेश किया गया। हालांकि 2 घंटे के बाद माल्या को कंडीशनल बेल मिल गई। जमानत के वक्त माल्या को कोर्ट में करीब 5 करोड़ रुपए के बॉन्ड भरने पड़े। लंदन के वक्त के मुताबिक सुबह 9:30 बजे विजय माल्या की गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तार होने के बाद विजय माल्या को वेस्टमिंस्टर की मैजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया गया। आज से माल्या को भारत लाने का लंदन में लीगल प्रोसेस भी शुरू हो गया, लेकिन ये प्रोसेस बहुत लंबा नहीं चलेगा। पता ही चला कि अब माल्या पर एक्स्ट्राडिशन का रेगुलर केस नहीं चलाया जाएगा। इंडियन अथॉरिटीज को लगता है कि इसमें लंबा वक्त लग सकता है, इसलिए अब इंडिया यूके म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट ट्रीटी यानी MLAT के तहत माल्या को इंडिया ट्रांसफर किया जा सकता है, जिससे माल्या को जल्द से जल्द भारत डिपोर्ट किया जा सके। माल्या को भारत लाने के लिए CBI और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की एक टीम लंदन जाएगी। अब आपको बताते हैं कि माल्या पर आज एक्शन किस तरह हुआ। दरअसल CBI ने इसी साल 8 फरवरी को माल्या के एक्स्ट्राडिशन के लिए ब्रिटिश सरकार से फॉर्मल रिक्वेस्ट की थी। दोनों देशों के बीच एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है, इसी को आधार बनाकर रिक्वेस्ट की गई थी। इंडिया की तरफ से माल्या का पूरा केस ब्रिटेन सरकार के पास रखा गया। केस के सारे फैक्ट बताए गए। भारत ने कहा कि माल्या के खिलाफ लेजिटिमेट केस है। माल्या 15 से ज्यादा बैंकों के हजारों करोड़ का लोन लेकर विदेश भाग आए हैं। ये धोखाधड़ी का केस है। इंडिया ने बताया कि माल्या को प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर यानी अपराधी करार दे दिया गया है और वो घोषित है, इसलिए माल्या को भारत ले जाना जरूरी है। भारत की तरफ से कहा गया कि अगर ब्रिटेन इस रिक्वेस्ट को मानता है तो इससे इंडिया के प्रति उसकी चिंता जाहिर होगी। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भारत के रिक्वेस्ट नोट पर पिछले महीने कार्रवाई शुरू कर दी थी। पूरा मामला वेस्टमिंस्टर कोर्ट के सामने रखा गया। भारत की अपील को ध्यान में रखते हुए अदालत ने माल्या की गिरफ्तारी का वारंट जारी किया, जिसके बाद स्कॉटलैंड यार्ड ने माल्या को गिरफ्तार किया। हालांकि बाद में कोर्ट से बेल मिल गई और माल्या अपने घर चले गए। हमारे संवाददाता मनीष झा ने बताया कि स्कॉटलैंड यार्ड की एक टीम दिल्ली भी आई थी। यहां विजय माल्या का केस डिस्कस हुआ था। मनीष की रिपोर्ट से आपको अंदाजा लगेगा कि कैसे ये पूरा बैकग्राउंडर तैयार हुआ। विजय माल्या के प्रत्यर्पण के लिए CBI ने औपचारिक तौर पर 8 फरवरी को एक्स्ट्राडिशन रिक्वेस्ट दिया था। इसके 2 सप्ताह के बाद स्कॉटलैंड यार्ड की टीम भारत आई और CBI और ED के साथ इस मामले पर विस्तार से चर्चा हुआ। इसके बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली लंदन गए और वहां पर ब्रिटिश विदेश मंत्री बोरिस जॉनसन के साथ इस केस को लेकर बातचीत हुई, जिसके बाद ब्रिटेन के होम डिपार्टमेंट ने अपनी लोकल कोर्ट वेस्टमिंस्टर कोर्ट में विजय माल्या के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी करने की अपील किया गया। कोर्ट से अरेस्ट वारंट जारी होने के बाद आज स्कॉटलैंड यार्ड के मेट्रोपॉलिटन पुलिस के एक्स्ट्राडिशन यूनिट ने विजय माल्या को थाने में बुलाया और जहां पर विजय माल्या की गिरफ्तारी हुई। कोर्ट में पेश होने के बाद विजय माल्या को कुछ कंडीशन के साथ जमानत मिल गई है और अब विजय माल्या को एक्स्ट्राडिशन हियरिंग में भाग लेना होगा, जहां पर भारतीय एजेंसियों के वकील ये बताएंगे कि विजय माल्या के खिलाफ क्या केस है। जब कोर्ट का फैसला आएगा उसके बाद अंतिम फैसला ब्रिटेन के विदेश मंत्री बोरिस जॉनसन का होगा। भारतीय एजेंसियों को उम्मीद है कि कुल मिलाकर 2-3 महीने के बाद विजय माल्या को भारत लाना मुमकिन हो जाएगा। आज विजय माल्या के अरेस्ट के बाद स्कॉटलैंड यार्ड ने एक स्टेटमेंट जारी किया। इसमें क्या कहा गया ये भी आपको बता देते हैं। 18 अप्रैल की सुबह मेट्रोपॉलिटन पुलिस की एक्स्ट्राडिशन यूनिट के अफसरों ने एक शख्स को गिरफ्तार किया। एक्सट्रैक्शन वारंट के आधार पर गिरफ्तारी हुई। 61 साल के विजय माल्या को भारतीय अथॉरिटीज के कहने पर धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार किया गया। माल्या को सेंट्रल लंदन पुलिस स्टेशन बुलाया गया, वहीं पर उनकी गिरफ्तारी हुई। बेल मिलने के बाद विजय माल्या ने सोशल मीडिया के जरिए रिएक्ट किया। ट्विटर पर कहा, कुछ अनयूजुअल नहीं है, मीडिया ने इसे बढ़ा चढ़ाकर पेश कर दिया। हमेशा की तरह मीडिया ने बढ़ा चढ़ाकर बात बताई। आज कोर्ट में प्रत्यर्पण को लेकर मामले की सुनवाई होनी थी, ये पहले से ही तय था। अब आपको ये बताते हैं कि माल्या के खिलाफ क्या केसेस हैं, उन पर बैंकों का कितना कर्ज बकाया है। विजय माल्या पर 17 बैंकों के 9,091 करोड़ का लोन लेकर भाग जाने का मामला है। विजय माल्या ने किंगफिशर एयरलाइंस के लिए अलग अलग बैंकों से लोन लिया था। इसमें सबसे ज्यादा स्टेट बैंक से 1,600 करोड़ का लोन लिया। पंजाब नेशनल बैंक और IDBI से 800 करोड़ का कर्ज लिया। इस तरह बैंक ऑफ इंडिया से 650 करोड़, बैंक ऑफ बड़ौदा से 550 करोड़ का कर्ज लिया और इसके अलावा 9 दूसरे बैंकों से भी करीब 2,000 करोड़ का लोन लिया। कुल मिलाकर
7,000 करोड़ का लोन हुआ, लेकिन इंटरेस्ट लगाकर अब रकम 9,000 करोड़ से ज्यादा हो गई है। विजय माल्या ने कंपनी को घाटे में दिखाकर खुद को दिवालिया घोषित किया और लंदन चले गए। सीबीआई ने माल्या के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस फाइल किया है। ईडी भी फाइनेंशियल क्राइम्स को लेकर जांच कर रही है। सीबीआई ने 29 जुलाई 2015 को आईडीबीआई बैंक से 900 करोड़ के लोन में माल्या के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में केस फाइल किया। 1000 से ज्यादा पन्ने की चार्जशीट 24 जनवरी 2017 को दाखिल की गई। सीबीआई ने माल्या के खिलाफ 2 केस दर्ज किए हैं। आईडीबीआई बैंक लोन में मनी लॉन्ड्रिंग के अलावा एसबीआई बैंक के लोन मामले को लेकर केस फाइल किया गया। इन्हीं केसेस के आधार पर माल्या के खिलाफ आज लंदन में एक्शन हुआ। हालांकि कांग्रेस ने विजय माल्या की गिरफ्तारी और बेल मिलने पर सरकार के इरादों पर सवाल उठा दिए। रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि सरकार ने माल्या को डिपोर्ट कराने की कोशिश क्यों नहीं की। माल्या की एक्स्ट्रेडिशन की कोशिश सिर्फ वक्त की बर्बादी है और कुछ नहीं। Why did they not move for deportation, which would have led to immediate handing over of Vijay Mallya to us? Why did they move only for extradition? And why did they delay it for 3 years? And what kind of extradition is this? He is detained for an hour and is granted honorably bail and is defiant. Will it take another dozen years, 15 years, 30 years, or our entire lifetime before Vijay Mallya is finally brought back and 9,091 crore rupee of people's money is recovered? These are questions that Modi ji and BJP needs to answer instead of hoodwinking the people of India. रणदीप सुरजेवाला की बात तो सही है कि विजय माल्या 2016 में विदेश भागे। ये भी सही है कि मोदी सरकार बनने के बाद 2015 में विजय माल्या के खिलाफ केस दर्ज हुआ। सुरजेवाला मोदी सरकार से ये भी पूछ रहे हैं कि विजय माल्या के खिलाफ एक्शन में देरी क्यों हुई। ये अच्छी बात है, पूछना भी चाहिए। लेकिन अगर वो ये भी बता देते कि विजय माल्या को 9,000 करोड़ के लोन किसके राज में मिले, उस वक्त सरकार किसकी थी, उस टाइम लोन वसूला क्यों नहीं गया, लोन वापस नहीं हुआ तो विजय माल्या के खिलाफ उस सरकार ने केस दर्ज क्यों नहीं किया। अगर सुरजेवाला ये सभी बोलते तो लगता वो वाकई में चाहते हैं कि विजय माल्या को जल्दी से जल्दी भारत लाया जाए और उन पर वाकई में कानूनी कार्रवाई हो। विजय माल्या की वजह से सबसे ज्यादा नुकसान और तकलीफ किंगफिशर एयरलाइंस के कर्मचारियों को हुई। विजय माल्या ने कंपनी बंद कर दी, लेकिन पायलट्स और दूसरे स्टाफ की सैलरी रिलीज नहीं हुई। एक झटके में सैकड़ों कर्मचारी सड़क पर आ गए। आज माल्या के खिलाफ से जो एक्शन हुआ है उससे इन लोगों को इंसाफ की उम्मीद फिर से जगी है। हमें खुशी है कि कम से कम थोड़ी देर के लिए हमें खुशी तो मिली, क्योंकि इतने दिनों तक कुछ भी नहीं हो रहा था। आई होप कि इसके आगे हमारी गवर्नमेंट हार ना मानते हुए प्रोसीडिंग्स जारी रखें और विजय माल्या को सच में अरेस्ट करके इंडिया लाए, ताकि इंडिया में इतने लोग जो उनसे सताए हुए हैं उनको जस्टिस मिले। News in a way, hoping that justice prevails, and let's hope this is just the beginning. We are really looking forward to at least all the people who have worked for him and who all the employees, all we're looking for is to get what is really due to us. So let's hope that the right thing is done, the right process is followed, and we are able to succeed in getting at least something. मोदी सरकार ने विजय माल्या को भारत लाने की तैयारी शुरू कर दी है। सीबीआई और लंदन में भारत का हाई कमीशन माल्या के खिलाफ सबूत पेश करेगा। लंदन की अदालत में माल्या को घेरा जाएगा। आज सरकार की तरफ से कहा गया कि अब यह परंपरा बंद होगी कि कोई गुनाह करके बॉर्डर के पार चला गया तो बच जाएगा। आज मोदी सरकार के मंत्रियों ने कहा अब किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। हम पिछले 1 वर्ष से ही कार्रवाई कर रहे हैं और उस कार्रवाई का ये परिणाम सामने मिला है आपको कि आज स्कॉटलैंड यार्ड की पुलिस ने उनको अपनी कस्टडी में लिया और जमानत पर दे दिया। पर यह है कि अब हम कभी भी उसको अपने देश के अंदर बुलाने की स्थिति में आ सकते हैं, ये आपसी सामंजस्य से बातचीत करके। पर मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि हमारी सरकार इस बात के लिए प्रतिबद्ध है। आप ध्यान करें कि प्रधानमंत्री जी ने चुनाव प्रचार के समय 2014 में काले धन के खिलाफ मजबूत आवाज़ उठाई थी और ऐसे अपराधी जो देश के साथ सही व्यवहार में नहीं, उनके खिलाफ भी कदम उठाने की जो कार्रवाई की थी, वो सबके परिणाम सामने समझ में आ रहा है। उसके हिसाब से हम सब मिलकर काम कर रहे हैं। लॉ मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद ने कहा भारत और ब्रिटेन के बीच एक्स्ट्रेडिशन ट्रीटी है। विजय माल्या को जल्द से जल्द इंडिया लाया जाएगा, इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। ब्रिटेन और इंडिया के बीच में एक्स्ट्रेडिशन की ट्रीटी भी है, तो हमने उसके तहत ये आग्रह किया है कि उनको भारत में लाया जाए। अब वो प्रक्रिया चल रही है, उस प्रक्रिया की प्रतीक्षा करनी चाहिए। भारत सरकार इस मामले में अपने दायित्वों को लेकर बहुत ही सजग है और मैं उनके बारे में एक बात अवश्य कहना चाहूंगा
कि जिनकी सरकार में उनको इतने बड़े बड़े लोन दिए गए और जिस समय गड़बड़ी हुई, जब वो सवाल उठाते हैं तो कौतूहल होता है। भारत सरकार इस मामले में बहुत ही सचेत है और प्रखर प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। विजय माल्या ने लंदन में अरेस्ट होने के बाद अपने बेल के बारे में कमेंट किया। ये सही है, उनकी गिरफ्तारी भारत सरकार की पहल पर हुई, ये उन्होंने नहीं बताया। ये भी नहीं बताया कि केस कितना बड़ा है, क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली फरवरी में जब लंदन गए थे तो उस वक्त उन्होंने ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर से विजय माल्या और ललित मोदी समेत 18 लोग के एक्स्ट्राडिशन के बारे में बात की थी। तभी ये मामला आगे बढ़ा। जेटली ने यहां तक कहा था कि इन मामलों में ब्रिटेन का रुख तय करेगा कि भारत के साथ एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी को ब्रिटेन कितना सीरियसली लेता है। ये बात 8 फरवरी को जब विजय माल्या के प्रत्यर्पण की फॉर्मल रिक्वेस्ट दी गई उस वक्त भी कही गई थी। इसके बाद एक्शन हुआ। हालांकि विजय माल्या को भारत लाने वक्त लग सकता है, क्योंकि माल्या एक्स्ट्राडिशन का विरोध करेंगे, अपील करेंगे, कोर्ट में केस चलेगा, लेकिन ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, क्योंकि माल्या के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। ये सिविल नहीं क्रिमिनल मामला होता है। लेकिन आज अरेस्ट होने के बाद विजय माल्या को इतना समझ जरूर आ गया हो कि वो अब कानून से बच नहीं सकेंगे। देश का पैसा हड़प कर विदेश में कोई चैन से नहीं रह सकता। आज अरविंद केजरीवाल की सरकार की सीक्रेट फीडबैक यूनिट को लेकर चौंकाने वाले खुलासे हुए। इंडिया टीवी को पता चला कि केजरीवाल ने जो फीडबैक यूनिट बनाई है उसकी आड़ में वो अपनी ही पार्टी के बड़े बड़े नेताओं, केंद्र सरकार के अफसरों और यहां तक कि दिल्ली के फॉर्मर लेफ्टिनेंट गवर्नर की जासूसी करवाना चाहते थे, उनके फोन टैप करवाना चाहते थे। और इसके लिए केजरीवाल ने चुपके से एक खास डिटेक्टिव एजेंसी को सरकारी पैसे से हायर किया। चौंकाने वाली बात यह कि अरविंद केजरीवाल अपनी ही पार्टी के नेता कुमार विश्वास का फोन टैप करवाना चाहते थे। ये बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। कुमार विश्वास का फोन टैप करवाना चाहते थे। दिल्ली के पूर्व उपराज्यपाल, जो उस समय लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, नजीब जंग, दिल्ली के होम सेक्रेटरी और ज्वाइंट सेक्रेटरी का फोन भी टैप कराने का प्लान अरविंद केजरीवाल ने बनाया था। इस फीडबैक यूनिट को कुछ खास लोगों के फोन टैप करने का जिम्मा सौंपा गया था। इसके लिए डिटेक्टिव एजेंसी के जरिए सरकारी पैसे से इंस्ट्रूमेंट भी खरीदे गए थे। हमारे संवाददाता अभिषेक उपाध्याय के पास केजरीवाल के इरादों की पूरी डिटेल्स हैं। मंशा ये थी कि जो आपकी खिलाफत करते हों, जो आपसे सहमत ना हो, उनके बारे में पूरे ब्यौरे इकट्ठा करना। और इसी मकसद से आम आदमी पार्टी सरकार की जो फीडबैक यूनिट थी, इस यूनिट ने फ़ोन टैपिंग के सरंजाम जुटाना शुरू किए। निशाने पर थे पूर्व राज्यपाल दिल्ली के नजीब जंग और इसके अलावा दिल्ली के होम सेक्रेटरी SN सहाय, होम मिनिस्ट्री के वो जॉइंट सेक्रेटरी हितेश मकवाना, जिनके अंडर में दिल्ली यानी कि यूनियन टेरिटरी का जो पूरा चार्ज जिनके पास था, और इसके साथ में आम आदमी पार्टी के नेता कुमार विश्वास, इनके बारे में पूरी जानकारी ब्यौरा इकट्ठा करना। और इसके लिए ख़ास किस्म के सर्विलांस और मॉनिटरिंग के जो उपकरण थे वो इकट्ठा किए गए। और यहाँ तक पता करने की कोशिश की गई कि ये लोग किससे बात करते हैं, कितनी देर तक बातचीत होती है। और बाकायदा CDR यानी कि कॉल डेटा रिकॉर्ड्स को खंगालने के लिए, उसका विश्लेषण करने के लिए ख़ास किस्म का सॉफ्टवेयर भी जुटाया गया। चौंकाने वाली बात यह भी है कि केजरीवाल ने हेल्थ PWD सेक्टर में प्रोफेशनल को हायर करने की जरूरत बताई। सरकार ने मंजूरी दे दी। फिर हेल्थ PWD सेक्टर के नाम पर डिटेक्टिव एजेंसी को हायर कर लिया। दिल्ली सरकार की तरफ से अच्छा खासा फंड भी एलोकेट किया गया। चुपचाप 3 करोड़ 83 लाख का सीक्रेट फंड एलोकेट किया गया। अंदेशा यह है कि इस एजेंसी के जरिए आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर और समर्थकों का बैकडोर चैनल के जरिए सीक्रेट यूनिट में एंट्री का प्रोविजन किया गया। आम आदमी पार्टी के अपने विरोधियों और उन अपनों के जिन पर यकीन ना हो, सारी गोपनीय और खुफिया जानकारी इकट्ठा करने के लिए एक विशेष रणनीति अख्तियार की गई। एक कंपनी को हायर किया गया जिसका नाम था सोनी डिटेक्टिव एंड एलाइड सर्विसेज। ख़ास बात ये थी कि PWD विभाग ने इसको हायर किया, और हायर ये कह के किया कि स्कूलों के नाम पर, अस्पतालों के नाम पर, हेल्थ केयर के नाम पर हमको प्रोफेशनल चाहिए, MBA किए हुए जो आर्किटेक्ट हों, और उनके लिए इस कंपनी को हायर किया गया। यानी कि कंपनी का काम था जासूसी करना, लेकिन हायर किया गया किसी और काम पर। और इस तरह से कुल 17 प्रोफेशनल की सेवाएं ली गई, जिनके बारे में जांच से ये पता चला है कि सारे आम आदमी पार्टी के ही समर्थक, उनके ही वॉलंटियर थे। और इसके लिए अच्छी खासी रकम भी आवंटित कर दी गई। यानी कि मामले को छुपाने के लिए, दबाने के लिए एक विशेष तरह का एक आवरण भी रचा गया। दिल्ली सरकार की इस फीडबैक यूनिट की खातिर बड़े पैमाने पर इक्विपमेंट जुटाए गए।
इसमें 68 गाड़ियां, 4 LCD स्क्रीन, कंप्यूटर्स, 70 मोबाइल फोन, 5 लैपटॉप, 75 कंप्यूटर और 22 प्रिंटर के साथ डिजिटल फोटोकॉपी मशीनें भी शामिल थी। ये सीक्रेट फीडबैक यूनिट सीधे चीफ मिनिस्टर के ऑफिस के दायरे में काम कर रही थी और चीफ मिनिस्टर को रिपोर्ट करना चाहती थी। देश की राजधानी दिल्ली में एक समानांतर खुफिया तंत्र को खड़ा करने की कोशिश की गई और इसके लिए संगठित तौर पर सारे सरंजाम जुटाए गए। 68 वाहन, 70 मोबाइल फोन, 75 कंप्यूटर, LED स्क्रीन, लैपटॉप, इस तरह से सारे सरंजाम जुटाए गए, मैन पावर तैयार की गई और ये पूरा ऑपरेशन, सबसे अहम बात इस मामले की ये थी कि सीधे तौर पर चीफ मिनिस्टर ऑफिस यानी कि अरविंद केजरीवाल के ऑफिस की छत्रछाया में, उसकी देखरेख में चलता रहा। एक एक जानकारी अरविंद केजरीवाल के ऑफिस को दी जाती रही, वहाँ से डायरेक्शन लिए जाते रहे और जो दिल्ली की जो जिसे हम कह सकते हैं कि कार्यकारी अथॉरिटी है, LG यानी कि उपराज्यपाल, ना तो उनसे कोई किसी तरह की परमिशन ली गई और ना ही उनको इस बारे में इत्तला करने की ही ज़रूरत समझी गई। ये तो आप समझ सकते हैं, जब LG का फोन टैप कराने की तैयारी थी तो उनसे परमिशन लेने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। लेकिन जिस कंपनी को हायर किया गया था जासूसी के लिए, अभिषेक उपाध्याय जब इस कंपनी के ऑफिस में पहुंचे, सोनी डिटेक्टिव कंपनी, तो यहाँ हैरान करने वाला नज़ारा दिखाई दिया। इस कंपनी में जो कर्मचारी मौजूद थे वो ये भी नहीं बता सके कि वो जिस कंपनी में काम करते हैं वो कंपनी करती क्या है। कहाँ है वो आपके जो डायरेक्टर हैं, संजय वर्मा और रेखा वर्मा, ये लोग? नहीं सर, वो तो यहाँ तो है नहीं, अभी वो निकल चुके हैं। निकल गए हैं। तो ये आपकी डिटेक्टिव एजेंसी है यानी कि जासूसी से जुड़ा हुआ कामकाज करते हैं आप लोग? सर इस चीज़ का तो मुझे पता नहीं है। तो यहाँ काम कर रहे हैं, आपको कैसे नहीं पता है? नहीं, डिटेक्टिव के तो नहीं करते ना हम लोग। तो लिखा है डिटेक्टिव और वो काम नहीं करते हैं, इसका क्या मतलब है? कुछ तो बात होगी। जो लिखा है वो नहीं करते तो क्या करते हैं ये बताएंगे आप? आप लोगों को जानकारी है कि दिल्ली सरकार की ओर से कोई आप लोगों को प्रोजेक्ट दिया गया है? आप लोग इसी कंपनी में काम करते हैं? इसी कंपनी में आप लोग यही काम करते हैं सब? ये जो डिटेक्टिव लिखा हुआ है इसका क्या मतलब है? डिटेक्टिव का क्या कामकाज होता है यहाँ पर? पता नहीं, हमें नहीं। आपको भी नहीं पता? मतलब इतने सारे लोग, किसी को पता नहीं कि यहाँ काम क्या हो रहा है। क्यों भाई साहब? यहाँ से हमको स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पा रही है, कुछ बताया भी नहीं जा रहा है। लेकिन अहम बात यह है कि दिल्ली सरकार की ओर से इस एजेंसी को हायर किया गया है, इसके कागजात हैं और जो हायर किया गया है वो उन सर्विसेज के लिए हायर किया गया है जो इस कंपनी के नाम से कहीं भी मैच नहीं खाते हैं। जो केजरीवाल हमेशा दूसरी सरकारों पर आरोप लगाते थे कि सरकारें जासूसी करवाती हैं, फ़ोन टैपिंग करवाती हैं, वो खुद यही काम करने की तैयारी कर रहे थे। वो अपने राजनीतिक विरोधियों पर नजर रखना चाहते थे और अपनी पार्टी के नेताओं के फोन भी टैप कराने का प्लान केजरीवाल ने बनाया था। केजरीवाल ये जानना चाहते थे कि कौन सा नेता और कौन सा अफसर किस किस से कितनी देर और कितनी बात करता है। सिर्फ ये डिटेल देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन किससे मिला हुआ है, क्योंकि केजरीवाल को तो हमेशा ये शक रहता था कि सब एक दूसरे से मिले हुए थे। वो यही जानना चाहते थे कि कौन किससे मिला हुआ है। जासूसी कराकर वो अपने विरोधियों को और अपने साथियों को ठिकाने लगाना चाहते थे। अगर शुंगलू कमेटी समय रहते इसका पर्दाफाश न करती तो केजरीवाल जासूस नंबर 1 बन जाते। एमसीडी चुनाव में वोटिंग से पहले आज दिल्ली में कांग्रेस को झटका लगा। दिल्ली के कांग्रेस नेता अरविंदर सिंह लवली ने आज पार्टी छोड़ दी और बीजेपी ज्वाइन कर ली। अरविंदर सिंह लवली ने अमित शाह की मौजूदगी में बीजेपी की सदस्यता ली। लवली एमसीडी इलेक्शन में टिकट बंटवारे से नाराज थे। कुछ दिन पहले उन्होंने खुलकर अपनी नाराजगी जाहिर भी की थी। दिल्ली में कांग्रेस की शीला दीक्षित सरकार में अरविंदर सिंह लवली शिक्षा मंत्री थे और उसके बाद लवली दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष थे। 2014 में शीला दीक्षित के चुनाव हारने के बाद राहुल गांधी ने लवली को हटाकर अजय माकन को दिल्ली में कांग्रेस की कमान सौंपी थी। पॉलिटिक्स में आदमी जब भी आता है तो वो कैसे उस क्षेत्र का विकास करना है, कैसे अपना सामाजिक जीवन में अपना योगदान दे सकते हैं, उसके ऊपर विचार करके आदमी करता है। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि अचानक फैसला ले लिया हो। पिछले 1-2 साल से जिस तरीके की परिस्थितियाँ, क्योंकि जिस कांग्रेस को हमने ज्वाइन किया था, आज मैं कह सकता हूँ कि ये वो कांग्रेस नहीं रही है। और मोदी जी और अमित शाह जी के नेतृत्व में जिस तरीके की नई परिभाषा राजनीति को दी गई है, डॉक्टर वालिया जैसे व्यक्ति ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि एमसीडी के अंदर जो है टिकटें बिक रही हैं और पार्टी के वरिष्ठ लोग लगाते हैं। यूपीए 2 हमारी सरकार इसलिए गई कि हमारे ऊपर स्कैम्स का इल्ज़ाम लगा। अब सरकार जाने के बाद भी अगर हम इस तरीके की
हरकतों से बाज नहीं आ रहे और राहुल जी और पार्टी हाईकमान उस तरफ ध्यान देने को तैयार नहीं है, तो निश्चित तौर पे हम लोगों के लिए सोचने का प्रश्न था कि हम क्या यही वो पार्टी थी जिसको हमने ज्वाइन किया था। केंद्रीय मंत्री विजय गोयल ने अरविंदर सिंह लवली के बीजेपी ज्वाइन करने की वजह बताई। पहला कारण ये है कि उनको प्रधानमंत्री मोदी जी की नीतियों में विश्वास है। उनको लगता है मोदी जी और अमित शाह के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, तो क्यों ना हम भी सहयोग करें। और दूसरा है, कांग्रेस में जिस तरीके से घुटन हो रही थी, जिस तरीके से टिकटें बिक रही थी, जिस तरीके से कांग्रेस जिस कारण से जानी जाती थी वो उसने छोड़ दिया था। तो लवली जी ने कहा कि मैंने दोनों कारण हैं, ज़्यादा कारण उनका बड़ा ये है, वो कहते हैं आज अगर देश की प्रगति में सहयोग करना है तो प्रधानमंत्री मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करें। शीला दीक्षित को अरविंदर सिंह लवली का फैसला अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कहा ये तो पार्टी से गद्दारी है। लवली को पार्टी से सब कुछ मिला, अगर ऐसे लोग भी पार्टी छोड़ देते हैं तो इसे अवसरवाद और गद्दारी ही कहा जाएगा। पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म कह लीजिए, गद्दारी कह लीजिए, जो भी कह दीजिएगा आप, लेकिन इस तरह के लोग जिनको सब कुछ मिला हो वो भी चले जाएं तो किस पर आप विश्वास कर सकते हैं, किस पर क्या कर सकते हैं। लेकिन शीला दीक्षित ने यह भी बता दिया कि लवली ने पार्टी क्यों छोड़ी, दिल्ली में कांग्रेस के नेता इतने परेशान और हैरान क्यों हैं। जिस तरह की एक पीसीसी के अध्यक्ष का रीच आउट होना चाहिए, सबको साथ लेकर चलना चाहिए, वो नहीं किया जा रहा है। और मुख्य कारण इन सब लोगों का छोड़ना, जो भी है जिन्होंने छोड़ा है, वो यही है कि उनसे ना कोई उनको पूछता है, ना उनकी कोई सुनवाई है। ये इसका मुख्य, इसकी जिम्मेदारी जो सिस्टम चलाया जा रहा है पीसीसी में आज का, वो सिस्टम में कहीं ना कहीं कमी है, कमजोरी है और उसको सुधारने की अत्यंत आवश्यकता है। अब तो खैर चुनाव आ गए, लेकिन इसके बाद होपफुली कुछ कदम उठाए जाएंगे, इसमें कांग्रेस रिवाइव कर जाए फिर से। शीला दीक्षित ने जो कहा उससे साफ है कि दिल्ली में जिस तरह से कांग्रेस चल रही है उससे वो भी खुश नहीं है। के वालिया, हारून यूसुफ जैसे बड़े नेता भी नाराजगी जाहिर कर चुके हैं। इन लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया कि वो एमसीडी इलेक्शन के वक्त घर पे बैठेंगे। लवली भी घर पे बैठे थे। सबकी नाराजगी अजय माकन को लेकर है, लेकिन अजय माकन दिल्ली में कांग्रेस की तस्वीर बदलने में जुटे हैं। अगर एमसीडी इलेक्शन में कांग्रेस जीत गई, कांग्रेस की तकदीर बदल गई, तो माकन भी हीरो हो जाएंगे। अगर कांग्रेस हारी तो लवली और शीला दीक्षित सही साबित होंगे। अब बात उत्तर प्रदेश सरकार के एक्शन की। आज योगी आदित्यनाथ ने बड़े पैमाने पर प्रशासनिक फेरबदल किए। यूपी सरकार ने आज अफसरों के ट्रांसफर कर दिए हैं। 8 कमिश्नर और 7 जिलों के डीएम को बदला गया है। लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी के वाइस चेयरमैन सत्येंद्र सिंह को उनके पद से हटा दिया गया। उन्हें फिलहाल कोई नई जिम्मेदारी नहीं दी गई। सत्येंद्र सिंह की जगह बस्ती के डीएम प्रभु नारायण सिंह को लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी का वाइस चेयरमैन बनाया गया है। अनिल गर्ग लखनऊ के नए कमिश्नर हैं। मिर्जापुर की डीएम कंचन वर्मा को गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी की जिम्मेदारी दी गई है। कंचन वर्मा जीडीए की नई वाइस चेयरमैन होगी। इलाहाबाद में आशीष गोयल को कमिश्नर बनाया गया है, जबकि राम मोहन राय आगरा के कमिश्नर बने हैं। गोरखपुर में राजीव रौतेला को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनाया गया है। गोरखपुर में संध्या तिवारी डीएम थी, उनका ट्रांसफर एजुकेशन डिपार्टमेंट में सेक्रेटरी के तौर पर किया गया है। सुबह सुबह अफसरों के ट्रांसफर के बाद शाम को उत्तर प्रदेश सरकार की तीसरी कैबिनेट की मीटिंग हुई। इस बैठक में किसानों को राहत देने वाला एक बड़ा फैसला किया गया। उत्तर प्रदेश के किसानों का सारा आलू अब राज्य सरकार खरीदेगी। आलू का इस बार रिकॉर्ड प्रोडक्शन हुआ है, जिसकी वजह से कीमतें काफी गिर गई थी। आलू किसान लगातार शिकायत कर रहे थे कि उन्हें नुकसान हो रहा है, इसलिए सरकार ने किसानों से आलू खरीदने का फैसला किया है। साथ ही किसानों को योगी सरकार अब सॉइल टेस्टिंग की सुविधा भी देगी, ताकि वो मिट्टी की क्वालिटी के मुताबिक फसल उगा सके। इसके अलावा कैबिनेट ने यह फैसला किया कि गोरखपुर में एयरफोर्स बेस के पास ही एक सिविल टर्मिनल बनाया जाएगा। इस टर्मिनल का नाम महायोगी गोरखनाथ रखा जाएगा। आगरा एयरपोर्ट का नया नाम दीनदयाल उपाध्याय का होगा। पहली बार ऐसा हो रहा है कि पिछली सरकार अगर संवेदनशील होती तो आलू सड़कों पर नहीं फिकता, आलू सड़कों पर नहीं गलता। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है जिसने फैसला किया कि हम किसान का आलू भी 487 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से खरीदेंगे।
1 लाख मैट्रिक टन आलू खरीदने का संकल्प हमारी सरकार ने लिया। अब तक योगी आदित्यनाथ ने प्रशासनिक फेरबदल नहीं किए थे। 1 महीने के असेसमेंट के बाद उन्होंने फैसला किया। पिछली सरकार में लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी, गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी, नोएडा और ग्रेटर नोएडा की डेवलपमेंट अथॉरिटीज के वाइस चेयरमैन को सबसे ज्यादा मलाईदार पोस्ट माना जाता था। इसलिए योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले इन्हीं अथॉरिटीज की जांच कराने और ऑडिट कराने का फैसला किया। इसके बाद आज इन अथॉरिटीज में तैनात अफसरों का ट्रांसफर किया गया। ये करप्शन को खत्म करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। योगी ने किसानों का सारा आलू खरीदने का जो फैसला किया वो भी अच्छा कदम है, क्योंकि ज्यादा प्रोडक्शन के कारण किसानों की फसल की कीमत नहीं मिल रही थी, वो परेशान थे। ऐसे वक्त में सरकार ने किसानों की मदद की तो ये बड़ी बात होगी। योगी सरकार को आज 1 महीना पूरा हो गया। 30 दिन में योगी ने हर रोज बड़े बड़े फैसले किए। ये मैसेज देने की कोशिश की कि उत्तर प्रदेश बदल रहा है, सरकारी काम करने का तरीका भी बदला है और सरकारी सोच भी। चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ रात 1:30-2 बजे तक मंत्रियों के साथ मीटिंग करते दिखाई दिए, विभागों का प्रेजेंटेशन लिया। आज हमारी संवाददाता रुचि कुमार ने योगी के मंत्रियों से बात की, उनसे पूछा मीटिंग तो बहुत हुई, फैसले भी लिए गए, लेकिन 1 महीने में उनकी मेहनत क्या रंग लाई। सबसे पहले आपको सुनवाते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य ने क्या कहा। कि सबसे बड़ी उपलब्धि ये रही कि हमने पहली बार उत्तर प्रदेश के सभी किसानों के कर्जे माफ़ किए। दूसरी सबसे बड़ी उपलब्धि, उत्तर प्रदेश में हमने कानून व्यवस्था दुरुस्त किया। पूर्ववर्ती सपा सरकार में जहां महिलाओं का चलना फिरना दूभर हो गया था, यहाँ तक कि स्कूल, कॉलेज, मदरसे, विश्वविद्यालय में जाने पर भी लड़कियाँ सुरक्षित अपने को महसूस नहीं करती थीं। आज हमने उन्हें पूरी सुरक्षा दी। एंटी रोमियो दस्ता बना करके अराजक तत्वों पर नकेल कसी और उत्तर प्रदेश की आज सभी महिलाएं, छात्राएं हों, कामकाजी अधिकारी कर्मचारी महिलाएं हों या घरेलू महिलाएं हों, सभी आज सुकून से रह रही हैं, अपने को सुरक्षित महसूस कर रही हैं। ये हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है कि जिस उत्तर प्रदेश में गुंडा राज के नंगानाज से पूरा उत्तर प्रदेश तरफ था और महिलाएं भयभीत थीं, आज उनको पूरी की पूरी सुरक्षा मिली है। यूपी के मेडिकल और टेक्निकल एजुकेशन मिनिस्टर गोपाल जी टंडन ने कहा कि पूरी सरकार रोज दिन में 18-18 घंटे काम करती है, फैसले हो रहे हैं, नतीजे जल्दी दिखाई देंगे। यूपी के लोगों को लगेगा कि सिर्फ सरकार नहीं, यूपी बदली है। योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, रात में 1 बजे तक काम करते हैं। उनके साथ जो मंत्री काम करते हैं, उनका दिन कैसे बीतता है जानने के लिए हम आए हैं प्रदेश के मेडिकल और टेक्निकल मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर गोपाल जी टंडन के पास। आपसे पूछते हैं कि मुख्यमंत्री को हम देखते हैं कि रात में प्रेजेंटेशन होता रहता है, 1 बजे तक काम करते हैं, फिर सुबह दिन 3 बजे शुरू हो जाता है। आप लोग का दिन कैसे बीतता है? हमारे मुख्यमंत्री जी 18-18 घंटे काम करते हैं और उनके मार्गदर्शन में उनका पूरा मंत्रिमंडल, हम सब भी पूरे कठोर परिश्रम के साथ काम कर रहे हैं। आप लोग को भी 18 घंटे काम करना पड़ता है लगभग। तो रात में जैसे इतनी देर तक प्रेजेंटेशन चलते हैं, कोई दिक्कत आप लोग को आती है? सारे लोगों को जगा रहना पड़ता है, काम वहां पे दिखाना पड़ता है? हमारी सरकार, पूरे मंत्रिमंडल में काम करने का जो जज्बा है, उसके आगे थकान महसूस नहीं होती। नित्य अनेक विभागों का प्रेजेंटेशन माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने होता है और उसमें पूरी कैबिनेट, पूरा मंत्रिमंडल उपस्थित रहता है और आमतौर पर 12:30 और 1 बज जाते हैं रात के। उसके बाद हम लोग अपने अपने घर जाते हैं तो 1:30-2 बजे तक पहुंचते हैं और सुबह अर्ली मॉर्निंग से अगले दिन की दिनचर्या फिर शुरू हो जाती है। मुख्यमंत्री और मंत्री 18-18 काम कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन सरकार के फैसलों को लागू करने का काम तो सरकारी बाबुओं का होता है। हमारी संवाददाता सुचरिता कुकरेती सुबह 9:30 बजे सचिवालय पहुंची। ये अंदाजा लेने की कोशिश की क्या सरकारी बाबू वाकई में दफ्तर समय पर आते हैं, सरकारी दफ्तरों में गुटखा और पान की पिक दिखाई देती है या नहीं।
सुबह के 9:30 बज रहे हैं और आप देखेंगे लखनऊ के इस बापू भवन में लगातार गाड़ियों में अपने स्कूटर और बाइक में सवार होकर अफसर और बाबू दफ्तर पहुंच रहे हैं। अब सुस्त काम तो चलेगा नहीं, इसीलिए समय से पहले अपने दफ्तर में आ जाइए, देर तक काम करिए, क्योंकि यही मंत्र योगी आदित्यनाथ अपने बाबुओं को दे रहे हैं और देखिए किस तरह से उसका पालन हो रहा है। दफ्तर में आप लोग सुबह कितने बजे आ जाते हैं मैडम? 9:15 बजे आ जाते हैं मैडम। बैठ जाइए, खड़े होने की जरूरत नहीं है। कुछ बदला है यहाँ पर? समय से आने लगे हैं लोग? सब आने लगे। पहले कितने बजे आते थे मैडम? पहले भी हम लोग 9:45-10 बजे आ जाते थे। अच्छा, लेकिन अब थोड़ा जल्दी आने लग गए। सर कुछ कहना चाहेंगे? कुछ बदलाव है? नहीं, बहुत बदलाव है। मोदी सरकार में बहुत बदलाव है। टाइम से सब लोग मोस्टली पहुंच जा रहे हैं। एक आध लोग किसी कारण से लेट हो जाते हैं, लेकिन मोस्टली पहुंच जाते हैं। ये दफ्तर एक ऐसा है जिसमें अभी तक कोई पहुंचा नहीं है। सुबह के 9:45 हो रहे हैं और आप एक हैं भाई साहब यहाँ पर, बाकी सब कहाँ हैं? सब आ रहे हैं। ज्यादातर जिन दफ्तरों में हम पहुंचे हैं, एक बात तो मैं कह सकती हूँ कि जो अफसरों के अनुसेवक हैं वो बाबू लोग सब पहुंच गए हैं समय पर और अपने कमरों में बैठे रहते हैं। समय से काम पर पहुंचिए, ये मंत्र तो योगी जी दे ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ ये भी कहा है कि दफ्तरों में गुटखा पान का सेवन ना करें। गुटखा पान अभी भी चल रहा है दफ्तरों में? नहीं, अब तो नहीं चल रहा है। बैठ जाइए, बैठ जाइए, कोई बात अब नहीं चल रहा है। नहीं चल रहा है? नहीं। कुछ लोग कह रहे हैं अभी भी छुपा कर खाते हैं। कुछ लोग खाते होंगे, अब इसके बारे में तो जानकारी नहीं है, लेकिन बहुत कम, कोई दिख नहीं रहा है खाते हुए। अच्छा, सब काम कर रहे हैं अपना समय? सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। का पान त्याग दिया है? अब छोड़ तो दिए ही हैं लगभग लोग। पिछले 30 दिन इस बात की गवाही है कि योगी आदित्यनाथ ने जिस अंदाज में, जिस तेजी से बड़े और कड़े फैसले किए हैं, उससे उत्तर प्रदेश के लोगों में उम्मीद तो जगी है। माहौल भी काफी कुछ बदला है। किसानों की कर्ज माफी का वादा पूरा हुआ है। यूपी के घरों को 18 घंटे बिजली मिल रही है। दफ्तरों में अफसर और बाबू टाइम पर आ रहे हैं। कुछ लोग नदारद भी रहते हैं। सरकारी डॉक्टर्स की प्राइवेट प्रैक्टिस लगभग बंद है। स्कूलों में छुट्टियां कम करने का फैसला बड़ा फैसला है। किसानों की फसल सही दाम पर खरीदने का आदेश दिया गया है। मंत्री अपने विभागों में अचानक रेड करते हैं। मैसेज साफ है, सरकार सरकारी तरीके से पुराने तरीके से नहीं चलेगी। सरकार नए अंदाज में काम करेगी। योगी आदित्यनाथ का अंदाज उत्तर प्रदेश के लिए अच्छा होगा। यूपी के माइनॉरिटीज अफेयर्स मिनिस्टर मोहसिन रजा ने आज ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड पर बड़ा हमला किया। ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड ट्रिपल तलाक का हिमायती है। मोहसिन रजा लॉ बोर्ड के इस स्टैंड के खिलाफ है। यूपी के माइनॉरिटीज अफेयर्स मिनिस्टर ने कहा कि एक बार में 3 तलाक कहकर पत्नी को छोड़ देना शरिया के लिहाज से भी जायज नहीं है। इस तरह की चीजों की हिमायत करने वाले ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड को बैन कर देना चाहिए, क्योंकि ये बोर्ड अब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जगह मौलवी पर्सनल लॉ बोर्ड बन गया है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ना कहा जाए, ये मौलवी पर्सनल लॉ बोर्ड है। हमारे मौलवी साहिबान कहते हैं कि साहब वो ट्रिपल तलाक एक ही बार में आप मान लेंगे। आप इस बात पर अमल कर रहे हैं, इस बात पर जोर दे रहे हैं कि नहीं ये हो गया तो ये हो गया, तो ये शरीयत का पार्ट नहीं है, ये आपका पार्ट हो सकता है। हम मेरे समझ से तो मैं बहुत ज्यादा इस चीज को ऐसे लेकर चलता हूं कि महिला उत्पीड़न है और इस तरह की चीज इस्लाम में कहीं है नहीं, इस्लाम इसकी इजाजत देता नहीं है। अब वो अपनी तरह से कोई पर्सनल लॉ बोर्ड कोई संस्था बना ली जाए, और ये भी एक सवालिया निशान है। मेरे हिसाब से तो इस तरह की संस्थाओं को भी जो है अंकुश लगाया जाना चाहिए, इस तरह की संस्थाओं को भी बैन किया जाना चाहिए। कि मोहसिन रजा के इस बयान पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से जिस तरह की रिएक्शन की उम्मीद थी, वैसा ही रिएक्शन आया। जफर याब जिलानी ने मोहसिन रजा को चैलेंज किया कि वो उस बोर्ड को बैन करवा के तो दिखाएं। हम उन्हें चैलेंज करते हैं मोहसिन रजा साहब को कि वो इसको बैन करने की हिम्मत करें। वो उनको अगर जरा सी भी कोई हिम्मत हो तो जाए मुख्यमंत्री के पास और प्रधानमंत्री के पास और बैन करें, तब उनको मालूम होगा कि सुप्रीम कोर्ट उनको क्या डांट सुनाता है। तो इस देश में संविधान क्या कहता है ये सुप्रीम कोर्ट तय करेगा, ये भारतीय जनता पार्टी नहीं तय करेगी, मोहसिन रजा नहीं तय करेंगे। चैलेंज हम उनको करते हैं लखनऊ में, और लखनऊ के हैं, किसी इलाके में 10,000 मुसलमानों को जलसा करके उनसे पूछ लें कि वो मोहसिन रजा की बात को सही समझते हैं कि पर्सनल लॉ बोर्ड की बात को सही समझते हैं। बयान कड़वा था तो रिएक्शन भी कड़वे आए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर मौलाना खालिद राशिद फिरंगी महली ने रजा के बयान पर ऑब्जेक्शन किया। फिरंगी महली ने कहा कि मोहसिन रजा की अपनी भावनाएं हो सकती हैं, लेकिन देश भावनाओं से नहीं चलता। ये तो बहुत बड़ा अपने आप में एक मजाक है कि अगर कोई वकील हो जिसने कि LLB की डिग्री ली हो, फिर LM की डिग्री ली हो, कोई जज बने और कोई एक सड़क पे चलता हुआ आदमी जज के फैसले के लिए कह दे
कि उसका ये फैसला कानून के खिलाफ है। ये वही लोग स्टेटमेंट दे सकते हैं जिनको या तो फिर मुल्क के कानून का पूरा इल्म ना हो, संविधान का इल्म ना हो। बोर्ड संविधान के दायरे के अंदर रहते हुए काम कर रहा है। किसी के जज्बात से ना कोई तंजीम चलती है, ना शुरू होती है, ना आप उसको खत्म कर सकते हैं। मुस्लिम पर्सनल बोर्ड को खत्म होना चाहिए या नहीं, इसका फैसला तो मुस्लिम नेता करें, मुसलमान लोग करें, मिलकर अपना फैसला करें। लेकिन ट्रिपल तलाक पर पर्सनल बोर्ड के विरोध पर मुस्लिम ज़्यादा की नाराजगी जायज़ है, क्योंकि ट्रिपल तलाक मुस्लिम महिलाओं पर जुल्म का जरिया बन गया है। इसका एक ताज़ा उदाहरण आपको दिखाते हैं। आज का ही मामला है। यूपी के गोंडा में एक शख्स ने भरी अदालत में जज के सामने अपनी पत्नी को 3 बार तलाक कह दिया और फिर उसने कोर्ट में ही तलाक का हलफनामा भी दे दिया। दरअसल रुकैया खातून ने अपने पति महफूज अहमद के खिलाफ दहेज के लिए परेशान करने का केस दर्ज किया था। 14 अप्रैल को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से महफूज को इसी शर्त पर जमानत मिली थी कि वो अपनी पत्नी को घर ले जाए, अच्छे से रखे। केस की दोबारा सुनवाई थी। सुनवाई के दौरान महफूज अहमद ने जज के सामने अपनी पत्नी को तलाक दे दिया। तलाक 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 सुनकर रुकैया कोर्ट में बेहोश हो गई। साथ ही आए परिवार वालों ने उन्हें संभालने की कोशिश की। रुकैया की 1.5 साल की बच्ची भी है। जब रुकैया थोड़ा संभली तो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री से न्याय दिलाने की अपील की। मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे न्याय चाहिए, मुझे मेरा हक अधिकार चाहिए। मुझे मोदी जी से भी उम्मीद है कि वो मेरी मदद करें और मुझे इंसाफ दिलवाएं और मुझे न्याय दिलवाएं। मुझे योगी जी से भी उम्मीद है कि वो जो कुछ कर रहे हैं बहुत सही कर रहे हैं और ये तलाक बहुत ही गलत है और ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि अगर ऐसा होने लगा तो जुल्म अत्याचार बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। ये जो कुछ हो रहा है, ये 3 तलाक वाला बात, ये सरासर गलत है। इस्लाम के तौर पर भी गलत है, कुरान के तौर पर भी गलत है और दुनिया के तौर पर भी गलत है। रुकैया की शादी को 2.5 साल हो चुके हैं। शादी के कुछ दिन बाद उसे ससुराल वालों ने दहेज के लिए परेशान करना शुरू कर दिया था। जब ससुराल वालों की डिमांड पूरी नहीं हुई तो रुकैया को घर से निकाल दिया गया। उस वक्त रुकैया प्रेग्नेंट थी। घर से निकाले जाने के बाद रुकैया ने ससुराल वालों पर दहेज का केस दर्ज करवाया था। इस केस में कोर्ट में सुनवाई चल रही थी जब महफूज अहमद ने उसे तलाक दे दिया। यहाँ फैमिली कोर्ट में मेरा पेशी था और मुझे 17 तारीख में फैमिली कोर्ट पर लेके आए और जज भी बैठे थे। पूरा फैमिली कोर्ट भरा हुआ था। तो उसी बीच कोर्ट के अंदर मेरे शौहर ने मुझे 3 बार तलाक 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 कहकर और कागज सर के आगे पेश कर और मुझे छोड़कर चले गए। अब मेरी ज़िंदगी तो पूरी तरीके से बर्बाद हो गई। अब मुझे न्याय चाहिए। उन्होंने मेरी ही नहीं बल्कि कोर्ट की भी तौहीन की है। आज जिस अंदाज में रुकैया खातून को तलाक दिया गया वो वाकई में हैरान करने वाला है। लेकिन रुकैया अकेली नहीं है। देश में करीब 2.5 करोड़ मुस्लिम महिलाएं हैं जो ट्रिपल तलाक की शिकार हैं। व्हाट्सएप पर तलाक, चिट्ठी से तलाक, फ़ोन पर तलाक, नशे में तलाक। ये मुस्लिम महिलाओं और उनके बच्चों के साथ मजाक नहीं तो और क्या है। अगर मौलवी इसकी हिमायत करते हैं, पर्सनल लॉ बोर्ड ट्रिपल तलाक का सपोर्ट करता है तो ये लोग खुद ही अपनी अहमियत खो देंगे। बेहतर होगा इस्लामिक स्कॉलर्स और उलेमा मुस्लिम महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए आगे आएं और खुद ही ट्रिपल तलाक पर पाबंदी का ऐलान करें, क्योंकि जुल्म तो बंद होना चाहिए, चाहे सरकार करे या मजहब से जुड़े लोग करें या फिर अदालत। अब जरा राजनीति की बात करते हैं। मुलायम सिंह यादव के परिवार का झगड़ा एक बार फिर सामने आया है। शिवपाल यादव ने आज अपने भतीजे अखिलेश यादव को उनका वादा याद दिलाया। शिवपाल ने कहा कि अखिलेश ने 3 महीने के लिए पार्टी का अध्यक्ष पद मांगा था। अब अपने वादे के मुताबिक अपना पद छोड़ें और नेताजी को फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने दें। अब घर की बात जब घर बैठे तब पता चले। हम तो कहेंगे सब लोग बैठो तब पता चले। सब लोग बैठे बातचीत करें। अब बिना बातचीत किए तो मामला अगर संवेदनशील है। और हमारी तो राय ये है कि जो कहा अखिलेश ने, जो कहा चुनाव से पहले कहा था कि 3 महीने के बाद, 3 महीने के हो चुके हैं तो नेताजी को राष्ट्रीय अध्यक्ष सौंप दें और सब पूरा घर में बातचीत करें और एक हो जाए। उन्होंने तो वादा किया है ना जनता के बीच में, नेताजी से वादा किया था कि 3 महीने के बाद सौंप देंगे। इसके बाद शिवपाल ने अखिलेश के जख्मों पर नमक छिड़का। बताया जब अखिलेश मुख्यमंत्री थे, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे, तब लोकसभा चुनाव हुए थे, उसमें पार्टी बुरी तरह हारी थी। फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए तो असेंबली इलेक्शन भी हार गए।
अब बचा क्या है? उनके प्रदेश अध्यक्ष के रहते मुख्यमंत्री चाहते लोकसभा का चुनाव हुआ, उसमें भी फेल हुए। उसके बाद उन्होंने कहा था कि विधानसभा के चुनाव भी उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में हुआ, टिकट भी उन्होंने दिए, उनके सलाहकारों ने दिए। न नेताजी का हस्तक्षेप था, न मेरा हस्तक्षेप था, किसी का हस्तक्षेप नहीं था। तो मेरी अभी भी राय है, पूरा घर एक करें, पूरी पार्टी एक करें। सिर्फ शिवपाल नहीं, मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव भी परिवार के झगड़े पर आज खुलकर बोली। उन्होंने परिवार के झगड़े को ग्रेट डिवाइड बताया। अपर्णा यादव ने कहा, उन्होंने तो फेविकोल की भूमिका निभाई, लेकिन जोड़ लग नहीं पाया क्योंकि दरार दिलों में है। परिवार का जो झगड़ा हुआ और जिस प्रकार से, मैं तो ये कहूंगी द ग्रेट डिवाइड विच हैपेंड इन द समाजवादी पार्टी, पूरा इलेक्शन में बहुत दिक्कत हो गई। तो मुझे ये लगता है कि उसको अगर आज भी चाहे तो नेताजी और भैया ठीक कर सकते हैं, मगर बशर्ते कि दो दिल मिल जाए। वो दिल अभी मिले हुए नहीं है। तो अभी तो नेताजी ने कहा, मैंने तो कहा नहीं। आपने क्या सोचा जब उन्होंने इस बात को पब्लिक किया? फेविकॉल बनने का काम किया हमने, तो यही काम किया कि मर्यादाओं के लिए अगर अपर्णा यादव की बलि चढ़ रही है तो कोई बात नहीं। जब झगड़ा ही इतना बड़ा हो गया तो पार्टी डिवाइड हो गई, तो भाई वर्कर डिवाइड हो गया, बड़े नेता डिवाइड हो गए, तो उससे तो आघात पहुंचा ही। मैंने एक महिला होने के नाते, एक मर्यादित बहू होने के नाते, मैंने हमेशा से ये बोला कि अच्छा रहे, पार्टी का अच्छा हो, परिवार का अच्छा हो। अब ये तो भाई बड़ों पे है ना, हम तो बोल सकते हैं। आपको उसको लेकर संशय है कि आपकी बातों से मुझे ऐसा लग रहा है? जिस प्रकार से चीजें अभी भी घटित हो रही हैं वो अप्रिय है, अच्छा नहीं लग रहा है किसी को भी। अपर्णा कहनी, उन्होंने फेविकोल का काम करने की कोशिश की, लेकिन फेविकोल वहीं काम करता है जहां पानी न हो, और मुलायम के परिवार में पानी डालने वाले, जड़ों में मट्ठा डालने वाले बहुत सारे थे। शिवपाल यादव ने जिस अंदाज में बात की उससे साफ है उनका मकसद सुलह सफाई कम, अखिलेश को उनका कद याद दिलाना जरूरी है। वो सिर्फ इतना चाहते हैं कि अखिलेश पार्टी की कमान मुलायम सिंह को सौंप दें, जिससे शिवपाल का रुतबा बढ़े, और अखिलेश ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि अब न सरकार है न वो मुख्यमंत्री हैं, ले देकर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और वो कुर्सी भी छोड़ देंगे, इसकी उम्मीद करना तो बिल्कुल ही बेकार है। अब आपको बताते हैं तमिलनाडु की राजनीति के बारे में। तमिलनाडु में ऑल इंडिया अन्ना डीएमके के पलनीस्वामी और ओ पनीरसेल्वम खेमे में सुलह की कोशिश में अटकाव आ गया है। फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ओ पनीरसेल्वम ने पार्टी को फिर से एक करने के लिए नए चीफ मिनिस्टर पलनीस्वामी के सामने कुछ शर्तें रखी थी। पनीरसेल्वम ने 3 बड़ी डिमांड रखी हैं। पहली, शशिकला उनके परिवार वालों को पार्टी से बाहर किया जाए। दूसरा, जयललिता की मौत की जुडिशियल इंक्वायरी हो। और तीसरी, शशिकला के विरोध में जिन लोगों ने पार्टी छोड़ी उन्हें फिर से पार्टी में सम्मान मिले। लेकिन पलनीस्वामी फिलहाल दिनाकरण को हटाने के लिए तो तैयार हैं, लेकिन शशिकला को उनके पद से हटाने के लिए तैयार नहीं है। सीएम पलनीस्वामी ने 9 मंत्रियों की कमेटी बनाकर विलय की इस बातचीत की पहल शुरू की। सीएम को उम्मीद थी कि बातचीत बिना शर्त शुरू होगी, लेकिन ओ पनीरसेल्वम ने पलनीस्वामी के सामने सबसे बड़ी शर्त रख दी। पनीरसेल्वम ने कहा कि जब तक शशिकला और दिनकरन को पार्टी से निकाला नहीं जाता तब तक विलय नहीं होगा। इस बात को लेकर पलनीस्वामी के खेमे की माने तो वो दिनकरन को पार्टी से निकालने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो फिलहाल शशिकला को पार्टी से निकालना नहीं चाहते। लेकिन पनीरसेल्वम के खेमे ने साफ कर दिया है कि शशिकला के रहते हुए वो पार्टी में विलय नहीं करना चाहेंगे। यही वजह है कि पलनीस्वामी के द्वारा नियुक्त किए गए सारे मंत्री अब एक एक विधायकों से उनकी राय ले रहे हैं। ऐसा लगता है कि दोनों खेमे विलय के लिए कटिबद्ध हैं, और अगर सभी विधायकों की राय यह होती है कि विलय किसी भी शर्त पर होना चाहिए तो हो सकता है कि पलनीस्वामी खेमा और पनीरसेल्वम खेमा मिल जाए और शशिकला को भी पद से हटना पड़े। सिर्फ किस्मत का फेर है। शशिकला अगर जेल में ना होती तो चीफ मिनिस्टर होती, जयललिता की तरह पार्टी की सर्वे सर्वा बन जाती। लेकिन शशिकला जेल में है, 4 साल की सजा काटने के बाद भी वो कोई संवैधानिक पद हासिल नहीं कर सकती। इसलिए पार्टी में शशिकला की पकड़ काफी ढीली हो चुकी है। जेल जाने से पहले शशिकला ने अपने भतीजे दिनाकरन को पार्टी का डिप्टी जनरल सेक्रेटरी बनाया था, लेकिन वो भी इलेक्शन कमीशन को रिश्वत देने के इल्जाम में बुरी तरह घिर गए हैं। इसीलिए लगता है कि पनीरसेल्वम और पलनीस्वामी समझौता करेंगे, शशिकला और उनके कुनबे को किनारा करके पार्टी को अपने तरीके से चलाएंगे, लेकिन पलनीस्वामी पनीरसेल्वम की सारी शर्तें मान लेंगे, इसमें थोड़ा शक है।
हम थोड़ी देर बाद आपको दिखाएंगे एक अच्छी खबर, एक ऐसी ट्रेन जो देश भर में घूमकर मरीजों का इलाज करती है। और आवाज की अच्छी खबर, आपको ऐसी ट्रेन दिखाते हैं जो पूरे देश में घूमकर गरीबों का मुफ्त में इलाज करती है। इस ट्रेन को इंडियन रेलवे चलाती है और इसमें ऐसी सुविधाएं हैं जो बड़े बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी नहीं मिलती। ट्रेन में हाईटेक ऑपरेशन थिएटर, आईसीयू तक है। बड़ी बात है कि सारी सुविधाएं मुफ्त मिलती हैं। ये ट्रेन उन इलाकों में पहुंचती है जहां आसपास अच्छे अस्पताल नहीं हैं। इसका फायदा उन गरीबों को मिलता है जिनके पास इलाज कराने को पैसे नहीं होते। 7 कोचेस वाली इस ट्रेन का नाम है लाइफलाइन एक्सप्रेस। पहला कोच पावर कोच है जहां बिजली के बैकअप का इंतजाम है। दूसरा कोच स्टरलाइजेशन कोच है जहां सर्जरी के सामान को स्टरलाइज किया जाता है। तीसरे कोच में रिकवरी एरिया, माइक्रो सेंटर और ऑपरेशन थिएटर बना है। चौथे कोच में रिकवरी बेड्स हैं और दूसरा ऑपरेशन थिएटर है। इस ट्रेन का अपना मेडिकल स्टोर भी है। इस ट्रेन में 70 से ज़्यादा डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ की सुविधा है। ये ट्रेन एक साल में 12 कस्बों और छोटे शहरों के रेलवे स्टेशन पर रुकती है। हर स्टेशन पर 21 से 25 दिन का मेडिकल कैंप लगाया जाता है। आसपास के इलाकों के लोग यहाँ आकर रजिस्ट्रेशन कराते हैं, फिर डॉक्टर्स की टीम उनकी बीमारी की जांच करती है। अगर ऑपरेशन की ज़रूरत हो तो फिर ट्रेन के ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेट भी किया जाता है। इनमें ऑपरेशन आते हैं कैटरैक्ट के ऑपरेशन, जैसे मोतियाबिंदु कहा जाता है, फिर प्लास्टिक सर्जरी, फिर एपिलेप्सी ट्रीटमेंट, फिर उसके अलावा ऑर्थोपेडिक करेक्टिव सर्जरीज, और दूसरा है कि ईएनटी मिडिल ईयर सर्जरीज जिसे हम कहते हैं। इसके अलावा डेंटल ट्रीटमेंट, फिर उसके अलावा उसके बाद में एपिलेप्सी ट्रीटमेंट, कैंसर का जो हमने अभी इंट्रोड्यूस किया है रिसेंटली, उसमें सर्वाइकल, ओरल और ब्रेस्ट कैंसर का ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन और इनिशियल स्टेज ट्रीटमेंट, ये सारा हमने प्लान किया है। ये सारा हो पाया है विद द हेल्प ऑफ वॉलंटियर डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ एंड नर्सेज फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया और वॉलंटियर्स फ्रॉम अब्रॉड ऑल्सो। आज ये लाइफलाइन एक्सप्रेस सिंधु दुर्ग स्टेशन से मध्य प्रदेश के रवाना हुई है। सिंधु दुर्ग स्टेशन पर जब इंडिया टीवी की टीम पहुंची थी उस वक्त लाइफलाइन एक्सप्रेस में एक बच्चे के पैरों का ऑपरेशन हो रहा था। बच्चा इक्वाइनस डिफॉर्मिटी एंकल की थी, तो पैरों पे नहीं चल पाता था, टोज पे चलता था। तो अभी ऑपरेशन करके आप देख रहे हो कि उसका जो पैर है अभी 90 डिग्री पे आ गया है, तो अभी ये पैर पे चल पाएगा। तो इसको बाद में भी फिजियोथेरेपी और स्प्लिंट्स लगेंगे। हमारे संवाददाता अश्विनी ने सिंधु दुर्ग स्टेशन पर कुछ पेशेंट से बात की। कुछ ऐसे मरीज थे जिन्हें अपनी बीमारी का एहसास था, जानकारी थी, लेकिन पैसे नहीं थे, ऑपरेशन नहीं करवा पा रहे थे। डॉक्टर को दिखाया था मैंने, तब चेक किया तो ऑपरेशन के लिए बोले थे वही टाइम पे, लेकिन खर्चा ज़्यादा बोल रहे थे, 40,000 बोल रहे थे, इसलिए हमने वो टाल दिया, छोड़ दिया बात। फिर वापस ये हमको मालूम पड़ा कि लाइफलाइन ट्रेन का जो है, इसलिए हम कल चेक के लिए आए थे, चेकिंग करने के लिए। बाद में चेकिंग करके हमको रिपोर्ट भेज के अभी आज भेजे है, आज ऑपरेशन होने वाला है। मेरे कान का पर्दे में होल, छोटा सा होल पड़ा है, जो इसको ठीक करना है, इसलिए पानी बहता है। इस ट्रेन में तैनात कैंसर स्पेशलिस्ट ने बताया कि इस ट्रेन में ऐसी मशीनें हैं जिससे कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों को आसानी से डिटेक्ट किया जा सकता है। डॉक्टर्स की टीम शुरुआती स्टेज में ही कैंसर का पता लगाने की कोशिश करती है। यूजुअली हम यहाँ पे स्क्रीनिंग करते हैं, मतलब कि जिन लोगों को आइडिया भी नहीं है कि उनको कैंसर है, उनका चेकअप करते हैं ताकि उनका फर्स्ट स्टेज पे पता चल जाए। हमारा टारगेट होता है कि ऑलमोस्ट जितने तंबाकू के जो भी लोग यूजर्स हैं, जो टबैको के कोई भी प्रोडक्ट यूज करता है, उसको यहाँ बुलाया जाए, हम उनका चेकअप करते हैं, पहले मुंह खुलवा के चेकअप करते हैं। अगर हमें कोई भी सस्पेक्टेड लीजन दिखता है, ऐसा लगता है कि इसका कैंसर से कुछ ताल्लुकात है, मतलब प्री कैंसरस लीजन जिसको कहते हैं, तो उनकी बायोप्सी ली जाती है। हमारे ट्रेन पे हमारे पास 5 बायोप्सीज और बायोप्सी इक्विपमेंट्स हैं, तो हम उसकी बायोप्सी लेके लैब्स को भेजते हैं बाहर, जिसके लिए पेशेंट को कोई चार्जेस नहीं देने होते। पेशेंट को सिर्फ 5 मिनट बैठना है, हम उनका 5 मिनट में एक इंजेक्शन लगा के बायोप्सी करके अपने लैब टाइप से उनकी बायोप्सी करा देते हैं। बायोप्सी रिपोर्ट आते ही हमारी सीनियर ऑन्कोलॉजिस्ट के साथ टाइप्स हैं, हम उनसे बात करते हैं, उनको रिपोर्ट सिखाते हैं और उनकी सर्जरी यहाँ प्लान हो जाती है। लाइफलाइन एक्सप्रेस की शुरुआत 1991 में इम्पैक्ट इंडिया फाउंडेशन के साथ हुई थी। 26 साल में 21 राज्यों में इस ट्रेन में 10 लाख से ज़्यादा लोगों का इलाज हो चुका है। 1,35,000 लोगों की सर्जरी भी ट्रेन के ऑपरेशन थिएटर में हो चुकी है। ये ट्रेन 26 साल से चल रही है, लेकिन इसके शेड्यूल के बारे में
ये कहाँ होगी, कहाँ पहुँचेगी, इलाज कैसे होता है, मुफ्त में होता है, रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, इसके बारे में लोगों को ज़्यादा जानकारी नहीं है। सरकार को उस पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन मेरी आपसे भी अपील है कि आप भी अपने आसपास के लोगों को इस लाइफलाइन एक्सप्रेस के बारे में बताएं, जिससे गरीब लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसका फ़ायदा उठा सकें। एक छोटा सा ब्रेक और उसके बाद आपको बताएंगे मौसम विभाग ने आज ऐसी कौन सी अच्छी खबर दी जिससे किसान खुश हो गए।